नमस्कार छात्रों, वेलकम टू द वीडियो क्लासेस। आज मैं आप लोगों से रिकेट्स के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। ये व्याख्यान मुख्य रूप से एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की छात्राओं के लिए है। एंड माई सेल्फ डॉक्टर रश्मि मिंज, प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज। रिकेट्स जो है ये मुख्य रूप से 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। ये उम्र जो होती है वो तेजी से वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है। इस समय बच्चों की अस्थियों का विकास बहुत तीव्रता से होता है। इनके स्केलेटल में भी विकास तीव्रता से होता है। लेकिन यदि आहार में कैल्शियम, विटामिन डी तथा फास्फोरस की कमी हो जाए या फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो इन ऑर्गन्स की वृद्धि रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, तो इससे बच्चे को रिकेट्स हो जाता है। ये देखा गया है जिन बच्चों में रिकेट्स देखा जाता है उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है तथा सीवियर केसेस में जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती हैं वो आ जाती हैं। एक्चुअली रिकेट्स के मुख्य कारणों में कैल्शियम, विटामिन डी तथा फास्फोरस की कमी इसलिए होती है क्योंकि कैल्शियम का अवशोषण हमारे इंटेस्टाइन्स में विटामिन डी तथा फॉस्फेट की उपस्थिति में ही होता है। जब कभी भी अगर हमने पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लिया है लेकिन अगर विटामिन डी और फॉस्फेट नहीं है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। इसी तरीके से यदि विटामिन डी की कमी है तो और कैल्शियम है तो भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे भोज्य पदार्थों को लेना आवश्यक होता है जिससे कि रिकेट्स नामक रोग ना हो। वे भोज्य पदार्थ जिनमें ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जैसे कि दूध, अंडा, मछली। इसके अलावा धूप का प्रकाश जो है वो भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि विटामिन डी का निर्माण सूर्य की रोशनी के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारी स्किन के नीचे वाले फैट पे पड़कर रिएक्शन करती है और फलस्वरूप सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी होता है। अब होता क्या है कि जब कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों रहते हैं और सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी रहता है तो बहुत अच्छी मात्रा से कैल्शियम अवशोषित होता है और कैल्शियम का प्रमुख काम जो होता है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना होता है, हड्डियों में मजबूती प्रदान करना, हड्डियों का विकास करना। जैसे जैसे इसकी कमी होती जाती है क्रमशः जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं। ये देखा गया है कि रिकेट्स जो है इसकी शुरुआत 6 से लेकर 36 महीने के बच्चों में प्रारंभ हो जाती है। यूं तो हमारे देश में बच्चों को मालिश के बाद धूप दिखाई जाती है, तो जब तक बच्चा माँ का दूध लेता है तब तक उसको कैल्शियम मिलता रहता है और सूर्य के प्रकाश अगर मालिश के बाद बच्चे को दिखाया जाता है तो विटामिन डी भी उसको मिलता रहता है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर उसको माँ का दूध छुड़ा दिया जाता है या छूट जाता है, उसके बाद यदि उसको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलता है और कैल्शियम युक्त आहार नहीं मिलता है तो ऐसे समय में उनकी कैल्शियम की आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण उनमें कमी देखी जाने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि किन किन लोग जो होते हैं किस तरीके से जो एट रिस्क होते हैं जिनमें रिकेट्स होने की संभावना ज्यादा होती है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उम्र। तो ये देखा गया है कि 6 से लेके 36 महीने या हम सामान्य रूप से भी कहते हैं 1 से लेके 3 वर्ष के बच्चों में जो ये टाइम पीरियड जो होता है यूजुअली रैपिड ग्रोथ का होता है और उस समय बहुत ही वीनिंग फूड, बहुत सिलेक्टेड फूड आइटम्स की जरूरत होती है और अगर वो नहीं दिया जाता तो इस उम्र में कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो जाती है। दूसरा रिस्क फैक्टर है वो है डाइट। डाइट में फिश या फिश लिवर ऑयल, एग है, मिल्क है, दूध सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि दूध का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। जन्म लेते साथ ही शिशु जो होता है वो दूध डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए मिल्क जो है वो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। ये सबसे अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है जिसके कारण अगर वो बच्चे को दिया जाए
तो उसकी हड्डियों का विकास सामान्य तरीके से होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों में दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि उन व्यक्तियों के शरीर में या उन बच्चों के शरीर में लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता, फलस्वरूप वो लैक्टोज नामक शर्करा को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और ये लैक्टोज शर्करा जो है वो दूध में पाई जाती है। इसके कारण बच्चों को दूध नहीं दिया जाता, फलस्वरूप उनमें कैल्शियम की कमी देखी जाती है। स्किन कलर में भी ये देखा गया है कि जो बच्चे अफ्रीकन हैं या पैसिफिक आइलैंड्स के हैं, मिडिल ईस्टर्न डिसेंट के हैं, तो वहां पर एट रिस्क ये बच्चे होते हैं, क्योंकि जिनमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है उनमें विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, तो ये एट रिस्क होते हैं, इनमें विटामिन डी कम रहता है। ज्योग्राफिक लोकेशन में अगर हम देखें तो ये देखा गया है कि जहां पर सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, जहां पर इंडोर्स में ज्यादा लोग रहते हैं या बहुत सटे घरों में रहते हैं, या ऐसे क्षेत्र जहां पर 6 महीने बर्फ जमी हुई होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, ऐसे देशों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जीन्स भी कभी कभी रिकेट्स के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि रिकेट्स जो होता है इनहेरिटेड भी हो जाता है। ये डिसऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम जीन्स, यंगर जीन्स को ट्रांसफर हो जाता है अपने पेरेंट्स के कारण, तो हेरिडिटरी, ऐसे रिकेट्स को हम हेरिडिटरी रिकेट्स कहते हैं। और ये किडनी को एब्जॉर्ब करने से रोकता है फॉस्फेट को। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि रिकेट से ग्रस्त बच्चा कैसा दिखता है। इसके पैरों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके पैर जो हैं वो सामान्य नहीं है, मतलब इनकी अस्थियों का विकास जो है वो सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है और ग्रोथ जो है वो इनकी स्टंटेड है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चे में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला, बच्चा रेस्टलेस रहता है, थका हुआ रहता है, उसकी बॉडी जो होती है वो पेल रहती है और उसकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो टोनलेस होती हैं। उसका जो माथा होता है या सिर होता है, सिर में एक्सेस स्वेटिंग होती है, कहने का मतलब उसमें पसीना बहुत आता है। उसको डायरिया रहता है, उसकी पाचन क्षमता काफी कमजोर रहती है। उसके जो हड्डियां होती हैं, जो उसके आर्म्स होते हैं, बाह होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उनमें बोन्स में और स्पाइन में भी दर्द बहुत रहता है। इसके अलावा उसकी जो हाइट होती है वो उसके उम्र के अन्य बच्चों से कम रहती है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसके उम्र के बच्चों से छोटा रहता है। बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स क्रैम्प यानी मसल्स में एक प्रकार से अकड़न सी आने लग जाती है। तो इस तरह से ये चित्र में आप देखिए, एक नॉर्मल बोन जो होती है, जो एक सामान्य बोन होती है, वो अंदर से काफी ठोस होती है, सघन होती है, और जो रिकेट्स वाला बच्चा रहता है उसकी जो हड्डियां होती हैं वो छिद्रमय होती हैं, वो सॉफ्ट भी होती हैं और पोरस भी होती हैं। अब हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं बहुत आसानी से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं रिकेट्स के। हमको इन फीचर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये बच्चा रिकेट्स से ग्रस्त है। ऊपर से हम देखें तो जो ऊपर का फ्रंटल क्लोजर होता है, ऊपर माथे सिर के ऊपर जो हड्डी होती है जो बच्चे की, वो बन नहीं पाती है, देर से बनती है। उसका जो माथा होता है वो बाहर की ओर निकला होता है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल बॉसिंग, और सामान्य भाषा में इसको हम कहते हैं बॉक्स लाइक फोरहेड। फिर हम देखते हैं जो छाती में, हम देखते हैं छाती में जहां पर ये स्टर्नम की बोन रहती है, वहां से जब जो जुड़ी होती हैं पसलियां, वहां पर सूजन आ जाती है, और ये सूजन बड़ी बड़ी मोती के समान दिखती हैं और एक प्रकार से माला की तरह दिखाई देती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिकेटिक रोजरी। इसके अलावा
जो उसकी छाती होती है वो बाहर की ओर निकली हुई होती है। इसको हम सामान्य भाषा में पिजन चेस्ट कहते हैं। जैसे कि जो कबूतर होता है उसका जो छाती होती है वो बाहर की निकली हुई होती है। इसको हम पैक्टस कार्नेटम भी कहते हैं। बाहों में जो कलाइयां हैं और पैर के जो जोड़ हैं वहां पर स्वेलिंग दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है। और सबसे प्रमुख इसके लक्षण होता है, इसके जो पैर होते हैं वो धनुष के समान दिखाई देते हैं। नीचे जैसे लिखा हुआ है आप देखिए, बोइंग लेग्स, यानी बो यानी धनुष के समान पैर हो जाना। तो ये प्रमुख लक्षण हैं जो कि रिकेट्स के बच्चों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा टीथ डिफॉर्मिटीज होती हैं, मतलब दांत जो होते हैं उनमें भी कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज आती हैं। जैसे कि दांतों का निर्माण देर से होता है, जो दांत निकलते हैं तो उनका जो एनिमल होता है वो छिद्रमय होता है, और उसमें जो मसल्स, ये गम्स जो होती हैं उसमें स्वेलिंग होती है, कभी कभी उसमें पस भी रहता है। दांतों की जो संरचना होती है वो डिफेक्टिव होती है, सामान्य हेल्दी दांत नहीं रहते हैं। साथ ही साथ दांतों में कैविटीज बन जाती हैं, काले काले जो निशान है वो भी दिखाई देते हैं। फिर आता है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज के बारे में मैं आप लोग को चित्र के द्वारा बता चुकी हूँ। अब ये हमने देखा कि रिकेट्स का जो रोग होता है वो क्यों होता है। ये मुख्य रूप से कैल्शियम, विटामिन डी तथा फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। किसको होता है, अब हम उसके लक्षण क्या हैं, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। न्यूट्रिशन केयर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट संभव है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करना चाहिए। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने का प्रथम चरण जो होता है वो ये है कि उसको दूध से बने हुए पदार्थ या मछली का तेल दिया जा सकता है। इसके अलावा कैल्शियम तथा फॉस्फेट की जो डेफिशिएंसी है वो आहार के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो विटामिन डी के लिए मछली का तेल, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, इसी प्रकार से कैल्शियम के लिए भी दूध से बने हुए पदार्थ। और देखिए दूध का चित्र है। और विटामिन डी जो है ये कितना देना है, विटामिन डी इसको आवश्यकता है 400 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो बच्चे को यदि हमको रिकेट्स से बचाना है और विटामिन डी डेफिशिएंसी से रोकना है तो एक स्वस्थ बच्चे को 400 इंटरनेशनल विटामिन डी प्रतिदिन आहार के द्वारा, आहार अगर नहीं है तो उसको हम मिल्क फॉर्मूला में के द्वारा भी दे सकते हैं। विटामिन डी के स्रोत जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए हमको चित्र द्वारा दिखाई देता है, फिश है, मिल्क है, मांस मछली है, पनीर है, चीज है, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत में हम देखते हैं दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, अंडा, इन सब में हमको कैल्शियम भी मिल जाता है। NIN के द्वारा एक स्टडी की गई और उसमें ये देखा गया कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि सोलेनेसी फैमिली के हैं और उनकी पत्तियों में कुछ जो तत्व पाए जाते हैं वो विटामिन डी की तरह क्रियाशील रहते हैं या क्रिया करते हैं। तो उन्होंने टोमेटो प्लांट की पत्तियों में ये देखा है कि विटामिन डी एक्टिविटी उसमें पाई जाती है। इसके अलावा मतलब टोमेटो की पत्तियां भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा जो ड्रम स्टिक लीव्स होती हैं, जो मुनगे की पत्तियां होती हैं, उनमें भी विटामिन डी और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे में हम जो मुनगे की पत्तियां हैं उसका सूप बनाकर हम छोटे बच्चों को सूप के रूप में उसको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।